नमस्कार साथियों, अब हम बायोलॉजी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। बायोलॉजी के प्रश्न में मैंने 91 जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है वो है याददाश्त में कमी यानी डिमेंशिया किसकी हीनता से होता है। याददाश्त में कमी आपको पता होना चाहिए, एक 4D सिंड्रोम होता है, पेलेग्रा भी बोलते हैं उसको, पेलेग्रा जिसको अपन बोलते हैं 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम का मतलब है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, रोगों का समूह। ये पेलेग्रा एक रोग नहीं है, ये रोगों का समूह है। और कितने रोग होते हैं इसमें? 4। और वो चारों रोग किससे शुरू होते हैं? डी से। और डी से शुरू होने वाले 4 जो रोग हैं उनका नाम है डायरिया। उनका नाम क्या है? डायरिया, डायरिया, डिमेंशिया, 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 डर्मेटाइटिस और डेथ। तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो डायरिया का मतलब तो 10 लगना है, डिमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त में कमी, और डर्मेटाइटिस का मतलब होता है त्वचा में सूजन, और डेथ यानी मृत्यु। पेलेग्रा जो 4D सिंड्रोम है ये होता है विटामिन B3 की कमी से। किससे? विटामिन B3, बी कॉम्प्लेक्स में B3 की कमी हो जाए। B3 का मतलब क्या है? तो B3 को रासायनिक नाम के रूप में अपन जाने तो किस नाम से जानेंगे? रासायनिक नाम इसका क्या होता है? B3 का नाम होता है नियासिन या निकोटेनेमाइड। नियासिन या निकोटेनेमाइड की जब कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को पेलेग्रा का सामना करना पड़ता है। पेलेग्रा एक 4D सिंड्रोम है जिसमें डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ होता है। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ में डिमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त में कमी। तो यहां पर पूछा है याददाश्त में कमी यानी डिमेंशिया किसकी हीनता से होता है? विटामिन B3 की हीनता से या विटामिन B3 की कमी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 92 प्रश्न जो है हमारे पास जनन तंत्र से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रखा है, एक ग्रंथि के बारे में पूछा है, बार्थोलिन ग्रंथि के संबंध में सत्य कथन क्या है? यह मादा जनन तंत्र से संबंधित है। बिल्कुल। बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ होती है? वल्वा क्षेत्र में होती है। जैसे ये मादा योनि है, यहाँ पर क्लाइटोरियस है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन होता है उसमें यहाँ पर एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। ये जो है भग है, इस मतलब भग भाग बोलते हैं इसको, या वल्वा क्षेत्र बोलते हैं। मादा जनन तंत्र का ओपनिंग पॉइंट है ये, जो है बाहर ओपन होता है। इस पॉइंट के पास में यहां पर आप देखोगे तो आपको बार्थोलिन ग्रंथि नजर आएंगी। बार्थोलिन ग्रंथि का मुख्य काम क्या होता है? जब सेक्सुअल इंटीमेसी होती है या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय पर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेनिस के जैसे ही वजाइना का संपर्क पेनिस से होता है तो ये दोनों ग्रंथि एक्टिव होकर एक तरल लसलसा पदार्थ स्रावित करती हैं, जिससे क्या होता है? यहां पर स्नेहक का काम होता है। तो सेक्सुअल इंटीमेसी या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय स्नेहक पदार्थ का स्राव होता है इस ग्रंथि से, और इसका नाम क्या है? बार्थोलिन ग्रंथि। तो बार्थोलिन ग्रंथि पहले तो हमने देखा कि मादा जनन तंत्र का भाग है, संख्या में एक जोड़ी पाई जाती हैं दोनों तरफ। अगर हम बात करें इनसे क्या निकलता है तो एक लुब्रिकेंट यानी स्नेहक पदार्थ का स्राव होता है। यह मादा जनन तंत्र से संबंधित है तथा अंडोत्सर्ग में सहायक होती है। अंडोत्सर्ग यहां पर गलत बात है, मादा जनन तंत्र से संबंधित है, ये ठीक है। इसलिए इस ग्रंथि के संबंध में सत्य कथन पूछा है तो ये कथन तो सत्य नहीं होगा। यह मादा जनन तंत्र से संबंधित है और यह मैथुन के समय स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का स्राव करती है, ये बात बिल्कुल सच है। और दोस्तों और देख लेते हैं, यह नर जनन तंत्र से संबंधित है, इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। नर जनन तंत्र से संबंधित नहीं है लेकिन संख्या इसकी एक ही जोड़ी होती है, तो इसलिए यह भी गलत हो जाता है। यह दुग्ध स्रावी ग्रंथि है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा यह मादा जनन तंत्र से संबंधित है और मैथुन के समय एक स्नेहक पदार्थ का स्राव करती है, और इसकी संख्या लगभग हम याद रखें तो एक जोड़ी होती है। ठीक है। अगर हम बात करें 93 प्रश्न, 93 जो प्रश्न है उसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों यहां पर कुछ हार्मोन्स दे रखे हैं, कुछ जनन हार्मोन है जिनका कार्य या व्यवहारिक नाम आपसे पूछा है। तो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट का पेपर था उसके अंदर भी इसका जिक्र था। HCG हार्मोन का मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन गर्भ के परीक्षण में बहुत ही हेल्प करता है। गर्भ का परीक्षण में कैसे हेल्प करता है? जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है उसके मूत्र में HCG हार्मोन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो HCG हार्मोन जो है
उसको डिटेक्ट करके जो क्या नाम से प्रेगा न्यूज वगैरह जो प्रेगनेंसी डिटेक्टर किट है वो यहां पर इस हार्मोन को ही डिटेक्ट करके क्या करती हैं, प्रेगनेंसी का पता लगा पाती हैं। तो हम कह सकते हैं एचसीजी हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा से स्रावित होने वाला है और गर्भ की जांच में महत्वपूर्ण है, तो ये इसके साथ मैच होगा। उसके बाद प्रोलैक्टिन की अगर हम बात करें तो प्रोलैक्टिन जो है पीयूष ग्रंथि से निकलता है और दूध का स्राव करता है, दूध के निर्माण में सहायक है, स्राव ऑक्सीटोसिन करता है, निर्माण में सहायक है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन से लैक्टोजेनिक हार्मोन मैच होगा क्योंकि प्रोलैक्टिन एक लैक्टोजेनिक हार्मोन है, दूध का निर्माण कर रहा है। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें तो ये आपको पता ही होगा, दो संरचनाएं होती हैं, एक तो होती है ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका से तो निकलता है क्या, ग्राफियन पुटिका होती है, किसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं, मादा अंडाशय की बात कर रहा हूं, मादा ओवरी की बात कर रहा हूं। तो मादा ओवरी की अगर हम बात करें तो ग्राफियन पुटिका जो होती है इससे तो निकलता है एस्ट्रोजन, इससे तो निकलता है एस्ट्रोजन। और एक कार्पस ल्यूटियम संरचना होती है जो ग्राफियन पुटिका के ही फटने से बनती है दोस्तों। जब ये फट जाता है मासिक धर्म के 14वें दिन, उसके बाद अंडोत्सर्ग होता है, अंडा बाहर निकल जाता है और एक फटी हुई संरचना जिसका नाम हम रखते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम का स्राव होता है दोस्तों, और कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। प्रोजेस्टेरोन को अपन गर्भ धारण का हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन, अगर प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरोन की ही मात्रा अचानक से गिरने पर क्या हो जाता है, मासिक धर्म आता है। हर महीने प्रोजेस्टेरोन का लेवल अपने आप अचानक से गिर जाता है तो मासिक धर्म आ जाता है। हर 28 दिन के बाद रिपीट होता है। तो अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या मतलब यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर किस चीज से मैच करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से मैच करेगा दोस्तों। ये प्रोजेस्टेरोन का स्राव कार्पस ल्यूटियम से होता है। यदि एस्ट्रोजन होता तो इसका स्राव ग्राफियन पुटिका से होता। रिलैक्सिन क्या कह रहा है, रिलैक्सिन वृषण की अंतराली कोशिकाओं से निकलने वाला हार्मोन है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है भैया, ये तो गलत है। तो एक बार देखते हैं, इसमें शायद प्रश्न थोड़ा आगे और है प्रश्न, थोड़ा सा इसको कम जूम आउट करते हैं और अब ये पूरा प्रश्न है। तो यहां पर मैंने आपको अभी अभी बताया एचसीजी हार्मोन का संबंध किससे था, प्लेसेंटा से। प्रोलैक्टिन का था लैक्टोजेनिक हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का संबंध किससे था, कार्पस ल्यूटियम से था। रिलैक्सिन हार्मोन भी अपरा से ही स्रावित होता है, प्लेसेंटा से। तो रिलैक्सिन का जो संबंध होगा वो किससे होगा, रिलैक्सिन का संबंध होगा, हाँ रिलैक्सिन का संबंध होगा हमारे पांचवें पोर्शन से, क्योंकि यहां पर कह रखा है प्यूबिक सिम्फाइसिस भाग को की पेशियों को ढीला करता है। रिलैक्सिन का काम क्या होता है, प्लेसेंटा से निकलता है और जब प्रसव होता है उस समय ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि हमारे कटी क्षेत्र में आता है, कमर के पास का भाग है प्यूबिक सिम्फाइसिस, वहां पर पेशियों को रिलैक्स कर देता है जिससे कि बच्चेदानी का मुंह खुल जाए और बच्चा डिलीवर हो जाए। तो रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फाइसिस भाग को रिलैक्स करने वाला, और टेस्टोस्टेरोन भाग वृषण की अंतराली कोशिकाओं से इंटरस्टिशियल सेल से स्रावित होता है। वृषण यानी टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल से स्रावित होता है। तो यहां पर अगर हम इसका क्रम बनाएं तो क्या क्रम होगा, 3, पहले 3 था, फिर 1, फिर 2 के बाद में 5 और फिर 4। तो 3, 31, 254 ये इसका सही आंसर है। देखते हैं कौन सा आंसर यहां पर सही होगा। 31, 254 पहला ही आंसर है दोस्तों, और ये बिल्कुल यहां पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 94 क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 94 क्वेश्चन में लिख रखा है असत्य कथन को छांटिए। अपन को फॉल्स जो है स्टेटमेंट उसको देखना है। यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट में यहाँ पर अगर देखें तो एंजाइम का अणुभार हार्मोन की तुलना में अधिक होता है, ये बात सत्य है। तो ये तो सत्य कथन है। प्रथम खोजा गया पादप हार्मोन ऑक्सीन था, यह भी बात सही है। जंतुओं में पहला खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन था और पादपों में खोजा गया ऑक्सीन था, यह बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद पीनियल ग्रंथि डाईएन्सेफलन के एपिथैलेमस भाग से जुड़ी होती है। तो दोस्तों ये डाईएन्सेफलन है, और डाईएन्सेफलन का अगर हम देखें नीचे वाला ये पोर्शन, तो डाईएन्सेफलन का ये पोर्शन तो क्या है, ये तो है कौन सा, डाईएन्सेफलन का ये भाग तो कौन सा भाग है, ये तो है एपिथैलेमस। एपी का मतलब ऊपर, थैलेमस यानी ये डाईएन्सेफलन का भाग है एपिथैलेमस। तो एपी यानी ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग हाइपोथैलेमस, और ये बीच वाला भाग कौन सा, बीच वाला भाग कौन सा, थैलेमस।
अब दोस्तों आप सब जानते हैं कि हाइपोथैलेमस का कंट्रोल पीयूष ग्रंथि पर होता है, तो हाइपोथैलेमस यहां है तो पीयूष ग्रंथि कहां होगी, यहां होगी। तो ये तो है पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि है, और ये कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। कौन सी है, पीनियल ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि से तो हाइपोथैलेमस अटैच होता है, पीनियल से एपिथैलेमस। तो यहां क्या रखा है, यहां क्या कह रखा है, पीनियल ग्रंथि डाइएन्सेफलन के एपिथैलेमस भाग से जुड़ी होती है। पीनियल ग्रंथि डाइएन्सेफलन, ये पूरा डाइएन्सेफलन है, इसके एपिथैलेमस भाग से जुड़ी है, बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एल्डोस्टेरोन एक ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन है जो कि ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण करता है, ये बात गलत है। एल्डोस्टेरोन जो है एक ग्लूकोकॉर्टिकोइड नहीं है, एक मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन है जो कि किडनी से निकलता है। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, जो कौन सी, किडनी से नहीं निकलता वैसे, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है एड्रिनल, एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। उसके जो है दो भाग होते हैं, एक तो मेडुला और एक कॉर्टेक्स। तो अगर मेडुला की बात करें तो वहां से निकलता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, मतलब अगर हम बात करें एडिनलिन और नॉरएडिनलिन। लेकिन कॉर्टेक्स भाग से निकलता है कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरेलोकॉर्टिकोइड और सेक्स कॉर्टिकोइड। तो उनमें से ये पूछा है कि क्या एल्डोस्टेरोन एक ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, तो हम कहेंगे बिल्कुल गलत बात है, एल्डोस्टेरोन ग्लूकोकॉर्टिकोइड नहीं है, कोर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, एल्डोस्टेरोन तो मिनरेलोकॉर्टिकोइड है। ये सोडियम और पोटेशियम इनकी मात्रा को बैलेंस करता है, तो ये मिनरेलोकॉर्टिकोइड है, इसलिए ये डी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। ये सारे मतलब ये असत्य कथन चूज किया करने की बोली है, तो ये बात असत्य है, ठीक है। फोर्थ आंसर यहां पर सही माना जाएगा। उसके बाद 95 क्वेश्चन की बात करें तो असत्य कथन की पहचान करनी है, दोबारा से असत्य कथन की पहचान करनी है। माइलिन आच्छाद न्यूरॉन के आवेगों के संचरण के समय रिसाव को रोकता है। माइलिन आच्छाद क्या होता है दोस्तों, तो आप सब जानते होंगे कि जो हमारा न्यूरॉन होता है, तंत्रिका कोशिका जिसको अपन न्यूरॉन कहते हैं, उसमें एक्सोन और डेंड्रोन होते हैं, ठीक है। ये एक्सोन है ये पूरा, और एक्सोन के पास यहां पर अपन देखें तो ये जो शाखाएं निकल रही हैं ये है डेंड्रोन। और अगर हम बात करें दोस्तों एक्सोन और डेंड्रोन, तो डेंड्रोन तो ये बहुत सारे हैं, ये बीच में केंद्रक है, तो ये डेंड्रोन हो गए, ठीक है, डेंड्रोन और एक्सोन। इस एक्सोन के ऊपर यहां से आवेश जाते हैं और नीचे निकलते हैं, यहां से आवेश प्रवेश करते हैं बाहर, यहां से इधर से एंटर करके नीचे निकलते हैं, तो आवेश इधर से निकलकर इधर जाते हैं। तो दोस्तों आवेश जाते समय अगर हम बात करें तो यहां पर दो एक्सोन के दो टाइप होते हैं। एक ऐसा एक्सोन जिसके ऊपर ये कवर पाया जाता है, इस कवर को बोलते हैं अपन माइलिन शीथ। और एक ऐसा जो बीच में से यहां पर ये खाली दिख रहा है ना आपको, ये खाली भाग, ये है रेनवियर की घुंडी। तो जहां पर ये कवर नहीं होता, जैसे एक तार के ऊपर एक कवर होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं क्या, पीवीसी कवरिंग, जिससे कि क्या होता है, अगर विद्युत के रिसाव की बात करें तो वो नहीं होता। ऐसे ही यहां पर जब ऊपर से आवेग आते हैं, आवेग इंपल्स आते हैं, वो रिसाव नहीं हो जाए इधर उधर, इसलिए यहां पर क्या होता है, माइलिन शीथ होता है, ये माइलिन आच्छाद है। और दोस्तों माइलिन आच्छाद क्या करता है, एक कुचालक पदार्थ की भांति कार्य करता है। माइलिन शीथ एक रेजिस्टेंस की भांति कार्य करता है, कुचालक पदार्थ की भांति कार्य करता है। इंसुलेट अगर हम बात करें माइलिन आच्छाद की, तो ये आवेग के संचरण को मतलब रिसाव होने से बचाता है। तो यहां पर माइलिन आच्छाद न्यूरॉन के आवेग के संचरण के समय रिसाव को बचाता है, बिल्कुल सही बात है। अध्रुवीय न्यूरॉन में केवल एक एक्सोन उपस्थित होता है, डेंड्रोन नहीं, तो बिल्कुल ये बात जो है असत्य है। अध्रुवीय न्यूरॉन वो होता है, नॉन पोलर न्यूरॉन वो होता है जिसमें केवल साइटोन होता है। अगर साइटोन के साथ में एक क्या हो, एक्सोन हो, तो उसको अपन बोलेंगे एपोलर। अगर साइटोन के साथ में एक डेंड्रोन और एक एक्सोन हो तो उसको अपन बोलेंगे क्या, डाइपोलर। और अगर बहुत सारे डेंड्रोन हो और एक एक्सोन हो तो इसको बोलते हैं मल्टीपोलर। तो ये तो मल्टीपोलर है, ये एपोलर है, ये मोनोपोलर है, और ये क्या है, ये डाइपोलर है। तो दोस्तों हम कह रहे हैं कि अध्रुवीय जिसमें कोई पोल नहीं है, कोई ध्रुव नहीं है, इसमें तो एक पोल है, इसमें कोई पोल नहीं है, इसमें केवल साइटोन है। तो दोस्तों ये कह रहा है अध्रुवीय न्यूरॉन में केवल एक एक्सोन होता है, एक्सोन होता ही नहीं है, ये बात गलत है। डेंड्रोन नहीं, डेंड्रोन भी नहीं होता और एक्सोन भी नहीं होता, मतलब ये बात गलत है। असत्य कथन की हमने पहचान कर ली है। मानव परिधीय तंत्रिका 12 जोड़ी तथा कपालीय तथा 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाओं से बनी होती है, ये बात सही है। और अगर हम बात करें मस्तिष्क आवरणों का बाहर से अंदर का क्रम क्या है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। तो मस्तिष्क के ऊपर 3 आवरण होते हैं, कौन कौन से, DAP,
बाहर से अंदर का क्रम ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर, यही है और ये बात भी सही है। तो हमारे पास बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 96 प्रश्न जो है सरल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, डिजीज से प्रश्न था। मादा एनाफ्लीज निम्न में से किससे संबंधित है? मादा एडिस किससे संबंधित है? तो मादा एनाफ्लीज तो गंदे पानी में पनपती है, रात में काटती है, मलेरिया का कारण भी है। और मादा एडिस क्या है? मादा एडिस दिन में काटती है, साफ पानी में पनपती है। तो मादा एनाफ्लीज क्या है? यहां पर देखते हैं, रात में काटता है और गंदे पानी में पनपता है, ये बात सही है। मादा एडिस जो है ये कवक से फैलता नहीं होगा, एसटीडी नहीं होगा, पीत ज्वर नहीं, पीत ज्वर हाँ, मादा एडिस से आपको याद होना चाहिए डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर होता है, तो पीत ज्वर यहां पर इसके साथ मैच करेगा। एंथ्रैक्स, ये प्रश्न भी सीईटी में आया था। एंथ्रैक्स अगर हम बात करें तो एंथ्रैक्स किससे फैलता है? एंथ्रैक्स मवेशियों से फैलने वाला रोग है, ये प्रश्न बिल्कुल सही है। और उसके अलावा सिफिलिस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो है एंड टाइम पर टीबी का प्लग लगा ले, टाई पहनकर काली टी बना और भोजन करके गो हो जा, क्योंकि डिप्टी को सिर्फ निमोनिया और दस्त है। तो सिर्फ का मतलब सिफिलिस, ये जीवाणुजनित रोग है दोस्तों। और अगर हम बात करें एथलीट फूड, एथलीट तो कवक से तो हो नहीं सकता, ये तो जीवाणुजनित रोग है। तो एथलीट फुट जो है ये कवक से होने वाला रोग है और सिफिलिस एसटीडी रोग है, ये बात बिल्कुल सही मानी जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से बनते हैं? ये तो है 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 3 और 3 के बाद में 1, तो 24,531 ये हमारा सही आंसर होगा। 24,531 ढूंढते हैं दोस्तों, 24,531 हमारे पास मिल गया हमको, सी ऑप्शन, तो ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 97 नंबर का प्रश्न जो है वो प्रश्न पूछ रहा है कि सरल सल्की उपकला ऊतक विसरण और निस्यंदन में सहायक होते हैं। बेमेल को छांटना है आपको। सरल सल्की उपकला ऊतक विसरण और निस्यंदन में सहायक होते हैं, ये बोमेन संपुट में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा फेफड़ों की जो वायु कूपिका होती है वहां पर भी पाए जाते हैं, ये बात तो सही है। एक्राइन ग्लैंड, लार, पसीना, श्लेष्मा, अश्रु ग्रंथि, इनमें ये जो एक्राइन बहिस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है। एक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन, होलोक्राइन, एक्राइन, ये प्रश्न आपके परीक्षा में इस बार जो है रीट में भी पूछे गए थे। एक्राइन ग्लैंड जो है लार, पसीना, श्लेष्मा ग्रंथि, इन सब का बिल्कुल सही बात है, इन सब का उदाहरण है। एपोक्राइन दुग्ध ग्रंथि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। और होलोक्राइन जो होता है यहां पर दे रखा है कागारों की गुहा। कागारों की गुहा जो है लंबी हड्डी के डाईएन्सेफलन भाग में मतलब पाई जाती है। कगारों की गुहा लंबी हड्डी के डाईएन्सेफलन भाग में नहीं पाई जाती, एपीफाइसिस भाग में पाई जाती है। डाईफाइसिस भाग में नहीं पाई जाती, एपीफाइसिस में। मतलब आपको मैं बता देता हूं, ये एक लंबी हड्डी है, लंबी हड्डी है, और इस लंबी हड्डी के अंदर 3 भाग होते हैं वैसे तो। ये तो कौन सा है? एपीफाइसिस, ठीक है। ये बीच का कौन सा है? डायफाइसिस। और ये यहां पर एक पोर्शन होता है दोनों को जॉइंट वाला, उसको कौन सा? दोनों भागों को जॉइंट करने वाला, उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस, ठीक है। तो इस भाग में तो मेडुलरी कैविटी पाई जाती है, इसमें कगारो कैविटी पाई जाती है, कगारों की गुहा, जिसमें लाल अस्थि मज्जा भरा होता है और यहां पर भरा होता है पीत अस्थि मज्जा। तो कगारों की गुहा लंबी हड्डी के डाईफाइसिस भाग में नहीं पाई जाती, कहां पाई जाती है? एपीफाइसिस भाग में। यानी ये बेमेल है, ये बेमेल है, मतलब यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हैवर्सियन और वॉकमैन कैनाल, सीधा सा प्रश्न है। हैवर्सियन कैनाल और वॉकमैन कैनाल कहां पाई जाती है? स्तनधारियों की लंबी हड्डियों में ही पाई जाती है। हैवर्सियन कैनाल और उनको क्रॉस करती हुई वॉकमैन कैनाल। हड्डी की लंबाई के समांतर तो क्या होती है? हैवर्सियन, और उनको क्रॉस करती हुई, उनसे जुड़ी हुई क्या होती है? वॉकमैन कैनाल होती है, ठीक है। तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 कह रहा है कि खालिस्तान में ग्लाइकोकैलिक्स का कठोर आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सूल कहते हैं। जीवाणु की कोशिका में, ये बात बिल्कुल सही है, जीवाणु की कोशिका में ग्लाइकोकैलिक्स का अगर कठोर मतलब मजबूत आवरण है तो उसको कैप्सूल कहा जाएगा, और ग्लाइकोकैलिक्स का यदि ढीला आवरण है तो उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। तो यहां पर दे रखा है कि किसकी कोशिका में
ग्लाइकोकैलिक्स का कठोर आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। तो ये जीवाणु को प्रोटेक्शन भी देता है। जीवाणु की कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, इनमें से कोई नहीं भी गलत है। यहां पर सही आंसर कौन सा होगा? जीवाणु की कोशिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 100 वाला प्रश्न जो है वो कह रहा है आपसे, निम्न में से विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में शामिल सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो दोस्तों विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन चक्र होता है उसमें एक तो आपके वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको उसका स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। कुछ बैक्टीरिया तो ये काम करते हैं, जैसे राइजोबियम वगैरह बैक्टीरिया जो है वो तो ये काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वापस से जैविक प्रक्रम से नाइट्रोजन को निकालकर उसका डिकम्पोज करके वापस उसको गैसीय फॉर्म में कहां छोड़ते हैं? वायुमंडल में छोड़ते हैं, तभी वो चक्र पूरा होता है। तो उसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण। दोबारा से नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ली थी उसको पुनः वायुमंडल में दोबारा से छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं? विनाइट्रीकरण। तो इसके लिए स्यूडोमोनास जो है बैक्टीरिया यहां पर सही होगा। बाकी यहां पर आपके सारे बायोलॉजी के प्रश्न हो चुके हैं। आशा करते हैं ये राज्य स्तरीय पेपर आपके सफलता में निश्चित रूप से 4 चांद लगाएगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रयास परिवार आपके साथ हमेशा बना है। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय जय प्रयास।